अब तक की कहानी में आपने देखा कि किस तरह राजकुमार इंद्रजीत महल से निकलकर एक कुम्हार के घर जाकर रह रहे थे। उन्होंने वहाँ कुम्हार की बेटी से शादी कर ली थी और मालवा की सेना शांतिवर्मन के राज्य पर आक्रमण करने के लिए खड़ी थी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर टेल्स पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी सुन रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अंतिम भाग। रूपसेना कारागार में पड़ी इंद्रजीत को ही याद करती रही। कितने अच्छे थे वह 7 दिन। उनकी स्मृति से ही उसके चित्त में सिरहन दौड़ जाती थी, किंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। पता नहीं इंद्रजीत कहाँ होगा, क्या उसे सैनिकों ने पकड़ लिया होगा, कहीं वह केवल स्मृति में ही तो शेष नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो वह भी आत्महत्या कर लेगी। उसने 2 प्रहरियों को बात करते हुए सुना, राज्य पर आक्रमण हुआ है। दूसरा कहता है, हाँ सुनने में तो आया है, मालवा की सेना है। वह क्यों आक्रमण करने आए हैं? उनका राजकुमार अपने नगर में ही कहीं छिपा हुआ है। पूरी सेना उसे खोज रही है। महाराज ने उसके लिए मृत्युदंड घोषित कर दिया है। रूपसेना को विश्वास नहीं हुआ, अर्थात मालवा की सेना अपने राजकुमार को बचाने के लिए आ ही गई। अब इंद्रजीत सुरक्षित यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वह क्या करेगी? उसका दिमाग यहाँ से भागने का उपाय खोजने लगा। सुनो, उसने प्रहरी को आवाज लगाई। जी राजकुमारी, क्या राज्य पर वास्तव में आक्रमण हुआ है? उन्होंने कहा, जी मां। पिताश्री कहाँ होंगे? हमें नहीं मालूम राजकुमारी। क्या तुम उन तक मेरा संदेश ले जा सकते हो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ? प्रहरियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। महाराज का आदेश है कि आपको किसी भी संदेश को भेजने की अनुमति नहीं है। वे कुछ दिनों बाद स्वयं आपसे मिलेंगे। रूपसेना सिर झुकाकर बैठी रही। महेंद्र सिंह सेना का संचालन कर रहे थे। उनके पास 40 सहस्त्र पदाति, 20 सहस्त्र अश्वरोही और 1 सहस्त्र रथ था। साथ ही 500 हाथिया भी उसके सेना में सम्मिलित थे। शांतिवर्धन के प्रधानमंत्री दूत बनकर उनके शिविर में आए। जैसे ही महेंद्र सिंह को पता चला कि वह उनसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत भीतर बुला लिया। महाराज महेंद्र सिंह को मेरा प्रणाम। स्वागत है प्रधानमंत्री जी, आसन ग्रहण करें। प्रधानमंत्री बैठे। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या संदेश भेजा है? महाराज शांतिवर्धन ने। महाराज, हमारे महाराज की यही कामना है कि वृथा युद्ध व रक्तपात न हो, अतः उन्होंने कहा है कि आप आक्रमण न करें। हमारे राजकुमार आपके नगर में है प्रधानमंत्री जी। यह जानने के पश्चात भी हम आपसे शांति की बात कैसे कर सकते हैं? इससे यह प्रमाणित कैसे होता है कि महाराज कि हमने उन्हें कोई हानि पहुंचाई है? प्रधानमंत्री अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, मान लिया कि आपने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, तो फिर कहाँ है इंद्रजीत? हमारे सैनिक उन्हें खोज रहे हैं। वह आपके नगर में ही कहीं छुपे हैं। जी महाराज, आपने उसके लिए मृत्युदंड घोषित कर दिया है और वह आपके नगर में अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं छुपा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री जी, आपको समस्त वृतांत ज्ञात नहीं है महाराज। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या है वृतांत? प्रधानमंत्री ने सारी बातें कह सुनाई। इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप इंद्रजीत को बंदी बना लें। जो हो गया उस पर हमें कोई क्रोध नहीं। हमें हमारा पुत्र सकुशल चाहिए। राजकुमार से अपराध तो हुआ है महाराज। उन्होंने हमारी राजकुमारी के महल में प्रवेश कर उनके साथ चुपके से वो 1 हफ्ता रहे हैं। महाराज शांतिवर्धन का मानना है कि भूल स्पष्ट उन्हीं की है। जितना आपने बताया है उसके अनुसार तो भूल रूपसेना की भी है। अब यह तो इंद्रजीत ही बता सकेगा कि वह तोता कैसे बना। जब तक इंद्रजीत नहीं मिल जाता, हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते। किंतु वे अभी तक नहीं मिले हैं महाराज। उन्हें शीघ्र खोजें और सकुशल हमारे पास ले आएं, अन्यथा हमें भय है कि यह समस्या युद्ध में परिवर्तित न हो जाए। हमारी भी यही आशा है महाराज। प्रधानमंत्री जी ने प्रस्थान किया। यह वार्ता स्पष्टतः विफल रही थी।
शांतिवर्धन ने प्रधानमंत्री की बात सुनी। महेंद्र सिंह पीछे नहीं हटेंगे, लगता तो यही है महाराज। तो फिर हम भी युद्ध करेंगे। सेनापति को कहिए कि सेना तैयार करें। किंतु महाराज, किंतु क्या प्रधानमंत्री जी? हमारी सेना अभी तैयार नहीं है। बहुत से सैनिक नगर के बाहर से बुलाने पड़ेंगे, जो इस समय संभव नहीं है। यदि युद्ध भी हुआ तो इसमें हमारी सेना को भारी हानि होगी। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, यदि बातचीत से कोई मार्ग निकल सके तो ये सबसे अच्छा होगा। तो हम उस इंद्रजीत को छोड़ दें जिसके कारण हमारे वंश की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। महाराज, एक इंद्रजीत के पीछे आप अपने 1000 सैनिकों की बलि क्यों चढ़ाते हैं? यदि हम युद्ध जीत भी गए तो राज्य इस युद्ध के कारण बर्बादी के रास्ते पर चला जाएगा। आप अपनी प्रजा का अहित नहीं कर सकते। शांतिवर्धन ने कुछ नहीं कहा। किंचित सोचिए महाराज, राज्य का हित आप भी नहीं करना चाहेंगे। आप उचित कहते हैं प्रधानमंत्री जी, किंतु हम उसको ऐसे जाने भी नहीं दे सकते। उसने हमारी मर्यादा को कलंकित किया है। यह बात केवल आपको और हमें पता है महाराज। शेष राज्य को इस बारे में कानो कान खबर तक नहीं है। सोच कर देखिए स्वामी, राज्य का हित आपके प्रतिशोध से बड़ा है। वृद्ध प्रधानमंत्री ने अपने शांत स्वर में बोले। शांतिवर्धन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल सही थी। युद्ध का अर्थ था कि समस्त राज्य को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, लेकिन वे अपने क्रोध को भी संयमित नहीं कर पा रहे थे। राजकुमार इंद्रजीत ने जो किया उसके लिए उसे दंड तो मिलना चाहिए ही। तभी एक प्रहरी भीतर आया। महाराज की जय हो। कहो प्रहरी। महाराज, सम्राट विक्रमादित्य का दूत आपके दर्शन का प्रार्थी है। शांतिवर्धन के मस्तिष्क में सम्राट विक्रमादित्य आ गए। वे उनसे सहायता ले सकते हैं। उन्हें पता चल गया कि उनके राज्य पर आक्रमण हुआ है। शायद वे कोई मार्ग निकाल सके। उसे भीतर भेजो। जो आज्ञा महाराज। दूत ने प्रवेश किया। विजयपुरम के महाराज, जो सम्राट विक्रमादित्य के दूत का प्रणाम। स्वागत है दूत। सम्राट ने क्या संदेश दिया है? महाराज, सम्राट को आपके व मालवा के बीच की तनावपूर्ण स्थिति का ज्ञान है तथा वे इसके लिए चिंतित है। उन्होंने इसी के लिए आपको एक पत्र भी प्रेषित किया है। पत्र का वाचन करो। दूत ने पत्र का वाचन आरंभ किया। आदरणीय महाराज शांतिवर्धन, सादर प्रणाम। हमें मालवा नरेश महेंद्र सिंह व आपके मध्य के तनाव के विषय में ज्ञात हुआ और यह जानकर दुख हुआ। आप दोनों ही न्यायप्रिय व विवेकी राजा हैं, अतः यह उचित होगा कि आप शांतिपूर्वक हल निकाल लें। हमने महाराज महेंद्र सिंह को भी पत्र लिखा है। सहायता के लिए आपका यह मित्र सदैव आपके साथ रहेगा। सम्राट विक्रमादित्य। शांतिवर्धन 2 क्षणों तक सोचते रहे। दूत, अपने महाराज से कहना कि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, अतः वे तुरंत विजयपुरम आए। हम उनके हृदय से आभारी रहेंगे। जो आज्ञा महाराज। दूत चला गया। शांतिवर्धन बैठे बैठे विचार करते रहे। उधर इंद्रजीत सारे समाचार सुन रहा था। उसका भय व चिंता कम होते जा रहे थे। यदि वह किसी तरह पिताश्री के पास पहुंच सके तो फिर उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु उसे अकेले थोड़ी ही जाना है। अब उसके साथ उसकी पत्नी भी है। पल्लविता को भी वह यहाँ नहीं छोड़ सकता। कुमार को भी इस बारे में बताना ही होगा। भले ही मालवा की सेना आ गई है, परंतु उसे सावधान रहना ही होगा। नगर में अभी भी सैनिक उसकी खोज कर रहे हैं। कहीं वह उनकी पकड़ में आ गया तो फिर उसका बच पाना मुश्किल होगा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, पीछे पल्लविता थी। क्या सोच रहे हैं आप? पल्लविता उसके पास बैठते हुए बोली। कुछ नहीं, इंद्रजीत ने बात छिपाते हुए कहा। आपने सुना, मालवा के राजा ने एक और संदेश भेजा है महाराज को। इंद्रजीत के कान खड़े हो गए। पिताश्री ने क्या संदेश भेजा है? महाराज शांतिवर्धन को सम्राट विक्रमादित्य आने वाले हैं। यह तो उसे पता है, किंतु यह संदेश क्यों? उसे पल्लविता ही बता सकती थी इस बारे में। नहीं, तुम्हें पता है। महाराज महेंद्र सिंह ने कहा है कि 3 दिन के भीतर युवराज इंद्रजीत उन्हें मिल जाने चाहिए, अन्यथा सम्राट विक्रमादित्य भी उन्हें इस युद्ध से नहीं रोक पाएंगे। इंद्रजीत के लिए यह छोटा समाचार नहीं था। पिताश्री
क्रोध में सम्राट विक्रमादित्य की बात को अनसुना कर सकते हैं, लेकिन वह 6 महीने से लापता है। उसकी रक्षा के लिए पिताश्री वह हर चीज़ करेंगे जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। उसे पिताश्री को बताना ही होगा कि वह जीवित है, वरना युद्ध इन दोनों राज्यों और उनकी प्रजाओं को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। वह एक क्षत्रिय राजकुमार है, वह मृत्यु से नहीं डरता। उसका वीरत्व जागृत हो गया। आप कहाँ खो गए? पल्लविता बोली। इंद्रजीत ने उसकी ओर देखा। क्या वह इसे सब कुछ बता सकता है? क्या यह 16 साल की लड़की उसकी समस्या का समाधान कर सकती है? इंद्रजीत को उसके साथ रहते हुए सप्ताह भर से अधिक हो गया था। पल्लविता अत्यंत शांत, सौम्य और समझदार लड़की थी। वह यदि किसी पर विश्वास कर सकती तो उसी पर कर सकता। उसने कहा, सुनो, तुम्हें पता है ना कि इंद्रजीत लापता है? सबको पता है। वह राजकुमार इंद्रजीत मैं ही हूँ। पल्लविता ने चौंक कर इंद्रजीत की ओर देखा, मानो उसे विश्वास ही न हुआ हो। क्या सच में? वह इतना ही कह पाई, हाँ, मैं ही राजकुमार इंद्रजीत हूँ। लेकिन रुको, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। इंद्रजीत ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। पल्लविता ने कुछ नहीं कहा। वह इंद्रजीत की ओर ऐपलक देखती रही। मुझे तो अब तक भी विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करो पल्लविता, तुम मालवा की भावी महारानी हो। आप तभी इतने चिंतित लग रहे थे। तुमने सही कहा। आपकी चिंता यही है कि यदि आप महाराज को नहीं मिले और आपकी सकुशलता का विचार आपके पिताजी तक नहीं गया तो युद्ध हो जाएगा। आप अपने कारण दोनों राज्य का अहित नहीं चाहते। इंद्रजीत पल्लविता की समझदारी पर विस्मित हो गया। तुम कितने समझदार हो। तुमने मेरे बिना कहीं मेरी बात समझ ली। आपकी पत्नी हूँ, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? पल्लविता मुस्कुराते हुए बोली। इंद्रजीत चिंता के बीच भी मुस्कुरा उठा। अब मैं क्या करूं? आप महाराज शांतिवर्धन के पास चले जाएं और उनसे कहें कि आपके पिताजी को कुशलता का समाचार भेज दें। इतने में सम्राट विक्रमादित्य आ जाएंगे और सारा संकट यहीं समाप्त हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था। मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ, भयभीत होना मैंने सीखा नहीं है। यदि मृत्यु ऐसे ही लिखी होगी तो उसका भी आंख मिलाकर सामना करूँगा। मेरे मन में अब कोई भी दुविधा नहीं है पल्लविता। मैं कल ही महाराज के पास चला जाऊँगा। बस सुरक्षित लौट आइएगा। पल्लविता की आंखों में आंसू भर आए। रात कब बीती पता ही नहीं चला। अगली सुबह ही इंद्रजीत ने राजभवन जाकर द्वारपाल से कहा कि वह महाराज से मिलना चाहता है। जैसे ही शांतिवर्धन को पता चला कि इंद्रजीत स्वयं उनके पास आया है, उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, उसे बंदी बनाया और अपने सामने उपस्थित किया। तो तुम हो राजकुमार इंद्रजीत? जी महाराज शांतिवर्धन, मैं ही मालवा नरेश महेंद्र सिंह का पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह हूँ। इंद्रजीत ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया। लगता है तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं रहा राजकुमार, जो तुम स्वयं चले आए। सवाल मेरे प्राणों का नहीं, दोनों राज्य के हित का है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण व्यर्थ का रक्तपात हो। बड़ी बड़ी बातें करके तुम नहीं बच पाओगे राजकुमार। मेरे बचने या ना बचने की चिंता मुझे महाराज नहीं है। अब आप बस मेरे पिताश्री को यह संदेश प्रेषित करें कि मैं सुरक्षित आपके यहाँ बंदी हूँ। तुम्हारी इतनी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। शांतिवर्धन ने तुरंत एक पत्र महेंद्र सिंह को भेजा। उस समय महाराज के पास सम्राट विक्रमादित्य का संदेश आया था, जिन्होंने कहा था कि वे शीघ्र ही विजयपुरम पहुंच रहे हैं, अतः वे युद्ध न करें। सेनापति के साथ वे इस पर चर्चा कर रहे थे। इतने में यह समाचार उनके पास आया। दूत ने उन्हें संदेश पढ़ सुनाया। राजकुमार इंद्रजीत बंदी हैं। जी महाराज, उन्होंने आपके लिए यही संदेश भेजा है कि आप युद्ध को स्थगित कर दें। वह तो देखा जाएगा दूत। तुम अपने स्वामी से कह दो कि यदि उन्हें अपनी कुशलता चाहिए तो इंद्रजीत का बाल विवाह न होने दे। दूत चला गया। उन्होंने सेनापति से कहा, सेनापति सेना तैयार रखें। यदि आपात स्थिति आई तो हमें युद्ध करने के लिए तैयार रहना है। जो आज्ञा महाराज। महेंद्र सिंह व्यग्र हो
अपने तंबू में टहलने लगे। सम्राट विक्रमादित्य विजयपुरम आ गए। आते ही सर्वप्रथम उन्होंने महाराज महेंद्र सिंह और शांतिवर्धन को एक वार्ता हेतु बुलाया। इंद्रजीत को भी लाने को कहा गया। महेंद्र सिंह ने उसे देखते ही गले लगा लिया। आदरणीय महोदय, विक्रमादित्य ने बात चालू की, यह वार्ता इसीलिए है ताकि विजयपुरम और मालवा के बीच यह जो तनावपूर्ण स्थिति आ गई है यह समाप्त की जा सके और युद्ध का संकट टाला जा सके। दोनों राजाओं ने सहमति दी। तो सर्वप्रथम राजकुमार इंद्रजीत, आप अपनी कहानी बताएं, क्योंकि यह सारा घटनाक्रम आपसे ही जुड़ा हुआ है। जी सम्राट, इंद्रजीत बोला, मैं 6 माह पूर्व शिकार के लिए अकेला गया था और घूमते घूमते सुरहपुर के जंगलों में जा पहुंचा। वहाँ भूलवश मैंने एक अघोरी की तपस्या भंग कर दी, जिसके कारण उन्होंने मुझे एक बकरा बन जाने का श्राप दिया। कुछ दिनों बाद एक जादूगरनी मायाश्री ने मुझे पकड़ लिया और तोता बनाकर बंधक बना लिया। किसी तरह मैं वहाँ से निकला और विजयपुरम आ गया। आगे की कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर इंद्रजीत बैठ गया। हमारे समक्ष प्रश्न उठता है जो महाराज शांतिवर्धन की समस्या है, क्या इंद्रजीत वास्तव में दोषी है? विक्रमादित्य ने शांतिवर्धन की ओर देखा, जिसने सहमति में सिर हिलाया। इसके लिए राजकुमारी रूपसेना को भी आना होगा। जैसी आपकी इच्छा सम्राट। रूपसेना कुछ समय बाद वहाँ आ गई। उसने सम्राट विक्रमादित्य को प्रणाम किया। प्रणाम राजकुमारी, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। आज्ञा दे सम्राट। तुम्हारे पिताश्री राजकुमार इंद्रजीत को उनकी कुल मर्यादा व प्रतिष्ठा भंग करने का दोषी मानते हैं और इसलिए उन्हें दंड देना चाहते हैं। तुम अपना मत रखो राजकुमारी, क्या इंद्रजीत सच में दोषी है? नहीं महाराज, रूपसेना ने कहा। इंद्रजीत किसी भी हालत में दोषी नहीं है। दोषी तो मेरे पिताश्री हैं, जिन्होंने अपने अहंकार और अभिमान के लिए मेरे जीवन और सुख की बलि चढ़ा दी। शांतिवर्धन चिल्लाए। शांत हो जाइए महाराज, यह सम्राट विक्रमादित्य का न्याय होगा। सबको अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। शांतिवर्धन ने कुछ नहीं कहा। हाँ कहो रूपसेना। मेरे पिताश्री ने अहंकार के लिए मेरे सुख की बलि चढ़ा दी, मुझे घुट घुट कर जीने पर विवश कर दिया। पूछिए इनसे, कैसा हो जाएगा इनका जीवन यदि इन्हें कक्ष में बंद करके रखा जाए और जीवन भर के लिए किसी से मिलने ना दिया जाए। पूछिए, क्या इनको उस घुटन का अनुमान है जो मेरे भीतर है? रूपसेना बिलखने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे। क्षमा कीजिए सम्राट, किंतु इस वे में आकर्षण होना क्या गलत है? और अब मुझे आज तक कोई मित्र नहीं मिला। और बेचारा इंद्रजीत तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ आया था। उसे क्या मालूम था कि यह कक्ष राजकुमारी रूपसेना का है? उसे अपने पास मैंने रखा सम्राट। यदि कोई दोषी है तो वह मैं हूँ। राजकुमार इंद्रजीत की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे पिताश्री के तर्क निराधार और मिथ्या हैं। विक्रमादित्य यह सुन 2 क्षण मौन रहे। महाराज शांतिवर्धन, आप अपना पक्ष रखें। सम्राट शांतिवर्धन खड़े हुए। आपको यह बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि अविवाहित होने के कारण रूपसेना मेरे अनुशासन में थी। मेरी अनुमति के बिना वह एक युवक के साथ रही। उसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं किया है क्या? वह चाहे कुछ भी कह ले, किंतु मुझे ज्ञात है कि एक राजा की प्रतिष्ठा जब कलंकित हो जाती है तो वह उसके माथे पर कितना बड़ा धब्बा बन जाता है। और रूपसेना का यह कृत्य धब्बा ही तो है। अब आप बताएं सम्राट, दोषी कौन है? सम्राट विचार करने लगे। इतने में एक देवी वहाँ प्रकट हुई। देवी कुमुदिनी, न्याय की देवी। आप? जी सम्राट, बिल्कुल उचित समय पर आए हैं आप। यहाँ पर हम शांतिवर्धन और इंद्रजीत के पक्ष को सुनदोषी का निर्णय कर रहे थे। मैं इसीलिए ही आई हूँ सम्राट। आपकी सहायता के लिए आभार देवी कुमुदिनी। निर्णय में इतना समय क्यों लग रहा है सम्राट? उसने पूछा। विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा। साधारण सी बात है सम्राट। शांतिवर्धन ने अपने अहम के लिए अपनी पुत्री को पीड़ित किया। रूपसेना उनके अभिमान के कारण आंसू बहाती रही। इतने में यदि इंद्रजीत मिला तो उसका साथ क्या अनुचित किया उसने?
युवा व्यय के भावों को तो आप समझते ही हैं सम्राट, किंतु एक ऐसी लड़की जिसने आज तक सुख दुख बांटने वाला कोई मित्र नहीं देखा, इंद्रजीत जैसे सुशील युवक को मित्र बनाए, तो इसमें न इंद्रजीत की कोई भूल है न रूपसेना की। यह तो विधि थी जो इंद्रजीत आया और वह भी उसी कक्ष में, और मिली भी रूपसेना ही। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। रही दोषी की बात, तो दोष तो महाराज शांतिवर्धन का है। क्या वे अपने दंभ में इतने चूर हो गए थे कि अपनी पुत्री के सुख दुख ही नहीं देखा? वे कुल मर्यादा और प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। उन्होंने ही तो रूपसेना को विवश किया कि यह वह करे। यदि वह समय रहते उसको सामान्य जीवन जीने देते तो यह होता ही नहीं। अतः सम्राट, इंद्रजीत और रूपसेना दोनों पूर्णतः निर्दोष हैं। कुमुदिनी ने अपना कथन पूरा किया। हम आपकी बात से सहमत हैं देवी कुमुदिनी, और जहाँ तक बात रही प्रतिष्ठा की, इंद्रजीत ने रूपसेना से विवाह कर आप अपनी प्रतिष्ठा का वर्धित करेंगे। महाराज शांतिवर्धन, हमारा यही निर्णय है। रूपसेना और इंद्रजीत दोनों निर्दोष हैं, और महाराज शांतिवर्धन, यदि इंद्रजीत और महाराज महेंद्र सिंह को कोई समस्या नहीं है, तो आपका दंड यही है कि आप इंद्रजीत को अपना दामाद बनाएं। किंतु मैं विवाहित हूँ सम्राट। सबने इंद्रजीत की ओर आश्चर्य से देखा। उस रात एक कुम्हार ने मेरी रक्षा की थी। मैंने उसकी छोटी बेटी से विवाह कर लिया है। कोई बात नहीं इंद्रजीत, मुझे महारानी बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी प्रथम पत्नी को बड़ी बहन का सम्मान दूंगी और जीवन भर उसकी आज्ञा का पालन करूंगी। रूपसेना ने तुरंत कहा। समस्या का समाधान हो गया इंद्रजीत। अभी नहीं महाराज, एक और स्वर आया। इंद्रजीत ने देखा, यह तो मायाश्री थी। मायाश्री, तुम यहाँ पर? अपने मंत्र बल से मैं यहाँ आ गई इंद्रजीत। यह कौन है राजकुमार? यही है वह जादूगरनी मायाश्री। मुझे न्याय चाहिए सम्राट। कैसा न्याय? आपने रूपसेना को तो इंद्रजीत का अधिकार बता दिया, किंतु मेरा क्या? मैंने इंद्रजीत के साथ रूपसेना से अधिक समय बिताया है। क्या मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं? मायाश्री ने कहा। नहीं मायाश्री, तुम्हारा इंद्रजीत पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने केवल उसका उपयोग किया। तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम अथवा ममता की कोई भाव नहीं थे। तुमने उसे एक बंधक की तरह रखा, अपनी इच्छाओं के आगे उसे पीड़ित किया। मायाश्री ने कुछ नहीं कहा। बात को समझो मायाश्री, हमारा न्याय स्वीकार करो। आप शायद उचित कहते हैं सम्राट। मेरे मन में केवल उपयोग करने का ही इच्छा थी और कुछ नहीं। मेरा इंद्रजीत पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। इंद्रजीत, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मायाश्री, इस समस्त घटना चक्र में जो हुआ सब परिस्थितिवश हुआ। किसी को भी दोषी या गलत कहना अनुचित होगा। शायद तुम्हारी परिस्थिति ने तुम्हें यह करने के लिए विवश किया होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई क्रोध नहीं है। मैं धन्य हूँ। मायाश्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कोई मंत्र पढ़ा और वहाँ से अदृश्य हो गई। महाराज शांतिवर्धन, क्या आपको निर्णय स्वीकार है? जी सम्राट। महाराज महेंद्र सिंह, आपका न्याय सर्वोपरि है सम्राट। इंद्रजीत, तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर बुलाओ। रूपसेना और तुम्हारा विवाह शीघ्र होगा। यह हमारा अंतिम निर्णय है। इंद्रजीत ने रूपसेना की ओर देखा और मुस्कुराया। जो आगे सम्राट। कुछ ही देर में पल्लविता और उसका परिवार वहां आ पहुंचा। रूपसेना ने खुश होकर पल्लविता को गले लगाया। तुम भले ही मुझसे छोटी हो पल्लविता, पर हमेशा मुझसे बड़ी बहन के सम्मान पाओगी। तुम्हारे कारण ही हम सबके दुख समाप्त हो गए। 16 साल के वे में ऐसा विवेक और समझदारी केवल तुम में ही हो सकती है। यह तो मेरा सौभाग्य है दीदी, वरना मुझ जैसे नगण्य लड़की इतनी की बिसात कहाँ। आगे से ऐसा कभी मत कहना बहन। रूपसेना ने पल्लविता को पुनः गले लगाया और इंद्रजीत ने कुम्हार को महेंद्र सिंह से मिलवाया। अब से आप यहाँ काम नहीं करेंगे, आप हमारे साथ मालवा चलेंगे। हम आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। हम साधारण आदमी हैं महाराज।
आपका संबंधी बनना ही मेरा सौभाग्य की बात है, लेकिन अपनी बेटी के घर में कोई पिता आश्रित होकर नहीं रहेगा। क्षमा करिएगा महाराज, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। कुमार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका स्वाभिमान प्रशंसनीय है। हम महाराज शांतिवर्धन से कहेंगे कि विजयपुरम में ही ऐसा प्रबंध करवा दें। यह तो स्वीकार है ना आपको? कुमार गदगद हो गया। इसी के साथ महाराजा महेंद्र सिंह इंद्रजीत अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने राज्य लौट चले। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।